आज हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी यानी कि अगर हिंदी में कहा जाए तो द्विध्रुवीयता का अंत हम इसको कह सकते हैं। अब ये द्विध्रुवीयता या बायोपोलैरिटी क्या थी और इसका अंत कैसे हुआ, यही आज हम इस चैप्टर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दी बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल। अब ये जो बर्लिन वॉल थी ये क्यों बनी थी? कोल्ड वॉर जो शुरू हुआ था, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है, जब ये शुरू हुआ तो पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दोनों, यानी कि ईस्ट पार्ट और वेस्टर्न पार्ट जर्मनी का, ये दोनों अलग अलग हो गए थे। ठीक है, तो उस वजह से कैसे अलग किए गए थे? एक दीवार बना के, तो उसे बर्लिन की वॉल कहा जाता है। लेकिन ये जो बर्लिन की वॉल थी ये 1989 में लोगों के द्वारा गिरा दी गई। दिस ड्रामेटिक इवेंट वाज फॉलोड बाय एन इक्वली ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अब ये जो बर्लिन की दीवार का गिरना था ये एक ड्रामेटिक ढंग से हुआ, और इसके ही होने से, मतलब ड्रामेटिक ढंग से कैसे हुआ कि इसमें लोगों के द्वारा एक छेद बना दिया गया था बर्लिन की दीवार में, जिससे जो पश्चिमी और मतलब कि वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों साइड के जो लोग थे उन्होंने उस छेद में से जाना शुरू कर दिया और इस तरह से दीवार गिरा दी गई थी। ठीक है, और इसी से जो सेकंड वर्ल्ड है, जिसे हिंदी में दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है, वो सामने आए, यानी कि सेकंड वर्ल्ड सामने आया, और जो शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के अंत का कारण भी बना। ठीक है, अब जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज यूनिफाइड। अब ये जो जर्मनी था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अलग अलग हो गया था, दो टुकड़ों में बट गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न, वो अब यूनिफाइड हो गया, यानी कि एक हो गया। वन after another, the 8 East European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist governments in response to the mass demonstration। अब जो दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो 8 यूरोपियन यानी कि 8 यूरोपियन कंट्रीज थे वो किसका पार्ट बन गए? सोवियत ब्लॉक का। सोवियत ब्लॉक यानी कि रूस का पार्ट बन गए, जिसको बाद में, मतलब जब ये जो 8 कंट्री थे यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन थे ये, यानी कि पूर्वी यूरोप के 8 देश थे, जब ये रूस के अंदर मिल गए तो इसी को हमने बाद में USSR नाम दिया, जिसे हम हिंदी में सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। और इनके अंदर जो कैपिटलिस्ट सरकार थी, गवर्नमेंट थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो उसको किसके साथ रिप्लेस कर दिया गया? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया गया। और ये जो रिप्लेस करने का जो तरीका था वो कैसे आया? मतलब कि ऐसे नहीं है कि मिलिट्री ने, मतलब कि लोगों के ऊपर दबाव डाला और मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, जैसे आजकल बांग्लादेश में हुआ था, अभी पीछे हमने देखा था। तो मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कि ये लोगों ने जो क्रांति की 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ उसके द्वारा ये हुआ था। ठीक है, बट इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ disintegrated। In this chapter we discuss the meaning, the causes and the consequences of the disintegration of the second world. We also discuss what happened to that part of the world after the collapse of communist regimes and how India relates to their countries now। अब इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे कि जो ये सोवियत संघ है, यानी कि जो USSR है, जो कि 8 यूरोपीय कंट्री को मिला के बना था, वो कैसे तो डिसइंटीग्रेटेड हो गया, यानी कि विघटित हो गया। मतलब क्या ऐसी बात हो गई और उसके क्या कारण थे, और जो कम्युनिस्ट रिगमिज यानी कि परंपराएं थी वो कैसे ख़त्म हुई, और इसके साथ हम अपने देश यानी कि इंडिया को कैसे रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए दी बर्लिन वॉल। तो इसमें हम पढ़ेंगे अब बर्लिन वॉल क्या थी। देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया इस पिक्चर के अंदर, दी बर्लिन वॉल क्या थी?
सिम्बलाइज्ड द डिवीज़न बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि किस चीज़ के बीच किस चीज़ का सिंबल थी ये जो वॉल थी, बर्लिन वॉल, ये कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद एंड दी कम्युनिस्ट यानी कि जो समाजवाद है, या हम मार्क्सवाद कह सकते हैं कम्युनिस्टिज्म को, तो उसको दिखाती थी कि एक तरफ कैसा समाज था कैपिटलिस्ट और एक तरफ था कम्युनिस्ट यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद। बिल्ड इन 1961, कब बनाई गई? 1961 में ये बनाई गई। टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम दी वेस्ट बर्लिन, ईस्ट बर्लिन को और वेस्ट बर्लिन को अलग अलग करने के लिए। दिस मोर देन 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल स्टूड फॉर 28 ईयर्स। अब ये जो 150 किलोमीटर की जो लॉन्ग वॉल थी ये कितने टाइम तक खड़ी रही? 28 ईयर्स तक ये रही और वॉज फाइनली ब्रोकन बाई द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989, और 9 नवंबर 89 को ये गिरा दी गई। दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड द बिगिनिंग द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक। अब ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे जर्मनी की दीवार गिर गई तो ये जो कम्युनिस्ट और पूंजीवाद वाली जो भी थी ये सब ख़त्म हो गई, और ये जो जर्मनी था, अभी हमने पहले भी बताया कि ये दोबारा से यूनिफाइड हो गया यानी कि एक हो गया। दिस पिक्चर हैज़ डिपिक्ट पीपल मेकिंग ए टाइनी होल इन दी वॉल। एक टाइनी होल अभी बताया था मैंने कि यहाँ पे एक टाइनी होल यहाँ पे बनाया गया था। ए सेक्शन ऑफ दी वॉल ओपन टू अलाउ फ्री मूवमेंट। अब इसमें क्या करा गया कि एक ऐसा इसको इसलिए ओपन किया गया कि जो लोग हैं वो फ्री मूवमेंट कर सकें, आराम से आ जा सकें। दी बर्लिन वॉल एज इट स्टूड बिफोर 1989। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था? ठीक है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी कि सोवियत संघ USSR came into being after the socialist revolution in Russia in 1917। तो जो ये USSR था ये कैसे सामने आया? ये एक रिवॉल्यूशन हुआ, समाजवादी क्रांति या सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं, ये हुई रसिया में 1917 में। दी रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म। और जो ये रिवॉल्यूशन था, ये क्रांति थी, ये किससे इंस्पायर्ड थी? सोशलिज्म से यानी कि समाजवाद से इंस्पायर्ड थी। एंड अपोज टू कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म के विरोध थी यानी कि पूंजीवाद के विरोध थी। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा आता है वो ये है कि कैपिटलिज्म क्या है और हमारा सोशलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। अब देखो, कैपिटलिज्म होता है पूंजीवादी व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्शन के जो भी साधन होते हैं, यानी कि जैसे हमारी फैक्ट्रीज़ हैं या जहाँ पे भी कोई भी थिंग बनती है, प्रोडक्ट होती है, उन सब पर किसका अधिकार होता है? पर्सनली, एक व्यक्ति का निजी अधिकार होता है, यानी कि पर्सनली हमारा अधिकार होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा पर्सनल अधिकार है तो जो उससे होने वाला मुनाफा होगा, जो हम उससे प्रॉफिट कमाएंगे, वो भी किसका होगा? उस व्यक्ति का ही होगा। तो यानी कि कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में जो फ़ायदा होता है वो एक व्यक्ति का होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक व्यक्ति की कंपनी है। और सोशलिज्म क्या है? इसमें जनता के लिए यानी कि पूरे समाज के लिए कार्य किया जाता है, ताकि कि जो उत्पादन का जिससे आने वाला लाभ है, यानी कि जो भी उत्पादन किया जाता है उसका फ़ायदा पूरे के पूरे मतलब कि देश को या पूरी जनता को मिल सके। ठीक है, एंड द नीड फॉर एन एग्लिटेरियन सोसाइटी। और अब ये रिवोल्यूशन क्यों किया गया था कि एक एग्लिटेरियन सोसाइटी यहाँ पे बनाई जाए। एग्लिटेरियन यानी कि अच्छी सोसाइटी, ठीक है, मतलब जिसमें सभ्य समाज हो जिसे कहा जाता है, उस प्रकार की सोसाइटी बनाई जाए। दिस वाज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डिजाइन ए सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। अब ये कहा जाता है कि हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी अटेम्प्ट थी शायद कि जिसने क्या किया, प्राइवेट जो प्रॉपर्टी थी, इंस्टीट्यूट थे, उसको ख़त्म करने का कार्य किया और सोसाइटी को किस बेस पे बनाया? इक्वलिटी यानी कि समानता के आधार पर एक सोसाइटी का निर्माण किया। क्योंकि जो हमारी सोशलिज्म है, जो हमारा समाजवाद है, वो क्या कहता है कि सबको बराबर अधिकार है, सबको बराबर लाभ मिलना चाहिए। ठीक है,
इन डूइंग सो, ऐसा करने में द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गिव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। अब जो सोवियत सिस्टम था उसने जो ये कार्य किया उसको करने के लिए उसने किसके ऊपर मेन फोकस किया? उसका मेन फोकस रहा एक तो स्टेट के ऊपर, यानी कि उसने सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दी? स्टेट को, राज्य को, यानी कि गवर्नमेंट को वहाँ की, क्योंकि कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा थी वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे भी हम देखते हैं ना, जैसे चाइना है, रसिया है, वहाँ पे आज भी कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे किसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है? जो कि सरकार है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक ही पार्टी होती है और जो वो शासक, वहाँ का जो शासक कह देता है उसी प्रकार से कार्य किया जाता है। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी, और जो पार्टी थी, जो पार्टी मतलब एक ग्रुप था पार्टी, उसको सबसे वैल्यू दी, ज़्यादा वैल्यू दी गई। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, और जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था वो किसके चारों तरफ घूम रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि वहाँ पे पार्टी ही एक थी, कम्युनिस्ट पार्टी। एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड। देखो अब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इस पार्टी के अंदर मतलब जो ये सिस्टम था कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत संघ में, तो यहाँ पे कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी अलाउड नहीं थी और कोई भी अपोजिशन पार्टी भी अलाउड नहीं थी। द इकोनॉमी वॉज प्लान एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, और जो इकोनॉमी थी यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी? स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, पूर्वी यूरोप के जो कंट्रीज़ थे, दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस, अब जो सोवियत आर्मी थी उन्होंने इन कंट्री को क्या कर दिया? फासिस्ट शक्तियों से, फासिस्ट जो पावर्स थी उनसे इनको आज़ाद करा दिया। ठीक है, अब देखो फासिज्म, फासिस्ट शब्द कहाँ से आया? फासिज्म से। फासिज्म को हम हिंदी में कहते हैं फासीवाद। अब ये जो फासिज्म है ये क्या था? ये इटली के मुसोलिनी ने अपनाया था। इटली थी कंट्री एक, वहाँ पे एक मुसोलिनी नाम का शासक हुआ, उसने इसको अपनाया था। और इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो शासक होता है वो एक तरह से डिक्टेटर बन जाता है, तानाशाह बन जाता है, यानी कि जो भी वो कह देता है, जिस प्रकार से भी वो चाहे रूल और रेगुलेशन बनाता है, उसमें कोई जनता का वो फ़ायदा नहीं देखता है। मतलब देखे या ना देखे, कहने का मतलब ये कि वो जो कहेगा गलत या ठीक वो ठीक है। ठीक है, वही कानून है। तो ऐसा वहाँ पे था इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो सोवियत आर्मी ने इनको आज़ाद कराया। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी कंट्री को आज़ाद कराते हैं तो उसके ऊपर हमारा अधिकार हो जाता है, और जब हमारा अधिकार होगा तो उसके ऊपर कानून भी हमारे ही देश के लागू होंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। The political and the economic system of all these countries were modeled after the USSR। ठीक है, अब किसके अकॉर्डिंग चलने लगे? USSR के अकॉर्डिंग। अब USSR के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो समझो कि वहाँ पे भी कौन सी व्यवस्था लागू हो गई? पहले वहाँ पे पूंजीवाद था, लेकिन अब यहाँ पे क्या शुरू हो गया? क्योंकि कि जो सोवियत संघ है, USSR है, वो क्या है? कम्युनिस्ट मानता है, कम्युनिज्म को वैल्यू देता है। तो उन्होंने वहाँ पे भी किसको लागू किया? कौन सी पार्टी सिस्टम लागू किया? कम्युनिज्म का। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज वर कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। अब ये जो कंट्रीज थे जिनको सोवियत आर्मी ने आज़ाद करवाया था, ये क्या कहलाए? ग्रुप ऑफ सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक, और समाजवादी सोवियत संघ के अंदर ये कहलाए। ठीक है, द वर्सा पैक्ट ए मिलिट्री अलायंस हेल्ड देम टुगेदर। द USSR वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। अब USSR जो रसिया था उसने एक वर्सा पैक्ट, एक ये क्या था? एक संधि थी एक तरह की इन कंट्रीज़ के साथ। ये कानून बनाया और इसने कहा कि जो देश मेरे अंदर शामिल हो गए उसको वर्सा पैक्ट के जो नियम हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन है, उसको मानना पड़ेगा। और जो USSR था वो इसका क्या था? लीडर था। यानी कि जो ये कंट्रीज़ थे, जो सोवियत संघ ये बना जिससे मिलकर इस 8 ईस्टर्न कंट्रीज़ से मिलकर ये USSR बना था, उसमें जो ये कंट्रीज़ थे उसका लीडर कौन था? USSR था। ठीक है, द सोवियत यूनियन बिकेम ए ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो सोवियत यूनियन है
वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बड़ी पावर बन गया। दी सोवियत इकोनॉमी वॉज दी मोर डेवलप्ड देन दी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड एक्सेप्ट दी यूएस। अब जो सोवियत संघ की यानी कि यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। इट हैड ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इस जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, इसके बाद जो नेटवर्क था कम्युनिकेशन, वो सबसे ज़्यादा था, बहुत बड़ा था इसका। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, जो एनर्जी के रिसोर्सेज थे वो भी इसके बहुत ज़्यादा वास्ट थे, इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील, कुछ भी कह सकते हैं हम, ये सभी इसके पास बहुत ज़्यादा थे। मशीनरी प्रोडक्शन एंड ए ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरियाज विद एफिशिएंसी। मतलब कि इसके पास सभी चीज़ें यहाँ मतलब सोवियत संघ के अंदर बनाई जा रही थी, ठीक है। इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री एंड दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार। अब यहाँ पे पिन से लेके जो सोवियत संघ की जो इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर पिन से लेके कार तक का निर्माण किया जा रहा था। दो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट वन ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री। लेकिन ये बना तो सारी चीज़ें रहा था, लेकिन जो इनकी क्वालिटी थी वो वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट यानी कि जो पश्चिमी पूंजीवादी देश थे उनसे इसकी क्वालिटी मैच नहीं हो रही थी, यानी कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन। अब सोवियत स्टेट ने क्या किया, उसने एक स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड कर दिया, इंश्योर इस चीज़ को किया कि जो मिनिमम रेट रखे गए चीज़ों के, किन चीज़ों के, जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं हर व्यक्ति के लिए, उनका एक स्टैंडर्ड रेट रख दिया गया ताकि कि वो सभी लोगों को मुहैया कराई जा सके, सभी लोगों को प्राप्त हो। जैसे उसमें था हेल्थ है, एजुकेशन है, चाइल्ड केयर है एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स है। स्टेट ओनरशिप वॉज द dominant form of ownership. Land and productive assets were owned and controlled by the Soviet state। अब जो ओनरशिप थी किसी भी लैंड की और प्रोडक्ट मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन होता था किसी भी चीज़ का, वो सब किसके अंडर थे, सोवियत स्टेट के कंट्रोल में थे। द सोवियत सिस्टम however become very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens। अब जो ये सोवियत सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक बन गया। ब्यूरोक्रेटिक क्या होते हैं? ब्यूरोक्रेटिक देखो सभी देशों में होते हैं, हमारे देश में भी है ब्यूरोक्रेसी जिसे हम बोलते हैं लाल फीताशाही किसे कह सकते हैं, अफसरशाही जिसे हिंदी में कहते हैं। अब ये क्या होती है ये ब्यूरोक्रेटिक? इसमें क्या होता है ब्यूरोक्रेसी में, देखो हमारे देश में एक तो सरकार है, पीएम है, हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, ये सरकार चलाते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि जो सरकार है वो 5 साल के लिए आती है, मतलब एक टाइम पीरियड है उनका और उसके बाद वो चली जाएगी। लेकिन जो ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स किनको कहा जाता है, जैसे हमारे जो आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, इनका क्या एक निश्चित कार्यकाल है। ये ऐसा नहीं कि 5 साल, इनकी पूरी एज जो भी डिसाइड करी गई है हर देश में, जैसे हमारे देश में 57-58 के करीब डिसाइड करी गई है, तो उस एज के बाद ये रिटायर होते हैं। अब देखो 5 साल के बाद जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उस गवर्नमेंट को नहीं पता कि पिछली गवर्नमेंट ने कागजों में क्या कार्यवाही की है या क्या कार्य किया है, तो उसको कौन देता है, कौन बताता है ये चीज़ें? यही ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं। अब जब इन ब्यूरोक्रेट्स को सब पता होता है तो हो सकता है कि ये अपनी मनमानी करने लग जाएं। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई सोवियत संघ में, यूएसएसआर में, कि जो ब्यूरोक्रेसी थी उसका दबाव ज़्यादा बन गया, मतलब कि ये अथॉरिटी इनके पास आ गई मेकिंग, और इसी की वजह से जो लाइफ थी वहाँ की वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इट्स सिटीजन वहाँ के सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच stifled people who often expressed their dissent in jokes and cartoons। अब जो जोक्स और कार्टून, जो लोग थे जिनको डेमोक्रेसी नहीं थी बोलने की, फ्रीडम स्पीच की बोलने की यानी कि फ्रीडम नहीं थी, उन्होंने अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना शुरू किया, जोक्स और कार्टून्स में। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म द वन पार्टी सिस्टम। अब बहुत से जो यहाँ मतलब यहाँ पे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे सोवियत संघ के, वो क्या चाहते थे, रिफॉर्म चाहते थे वन पार्टी सिस्टम से। वो चाहते थे कि यहाँ पर
कम्युनिस्ट पार्टी की जगह और भी ग्रुप हों। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके।